नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज। मैं आपके साथ रवि राजपूत। हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। वहीं गुजरात विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी के दिग्गजों की ताबड़तोड़ रैलियां का दौर जारी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार गुजरात में चुनावी जनसभाओं को संबोधित कर रही है। वहीं बात करें कांग्रेस की, तो अपने चुनावी वादों को लेकर कांग्रेस चुनावी मैदान में उतर चुकी है। बीजेपी ने गुजरात के चुनावी रण में सत्ताधारी बीजेपी ने आज वादों का पिटारा खोल दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी का संकल्प पत्र जारी कर दिया है। नड्डा ने संकल्प पत्र जारी करते हुए कहा कि लाखों लोगों से बात करके इस संकल्प पत्र को बनाया गया है। इसके लिए पार्टी ने 10 दिन तक अभियान चलाया था। बीजेपी ने गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए का निवेश करने का वादा किया है। इसके अलावा बीजेपी ने कहा है कि अगर वे दोबारा सरकार बनाते हैं तो 500 करोड़ के अतिरिक्त बचे से गौशालाओं में मजबूती प्रदान करेंगे। वहीं 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित भी की जाएंगी। यानी बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए तमाम वादों की झड़ी लगा दी है। वहीं कांग्रेस ने भी शिक्षा, स्वास्थ्य, महिलाओं को लेकर तमाम वादे किए हैं। वहीं महंगाई को लेकर भी कांग्रेस ने तमाम बड़े वादे किए हैं। कहा था वो भी किया, जो नहीं कहा था वो भी करके किया, और इसलिए हमारी बात में ताकत है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की कहे हुए शब्द को धरती पर उतारने का काम हमारी गुजरात की सरकार करती है, भारत की सरकार करती है, और पार्टी पूरी ताकत से उसके साथ जुड़ती है। यह बात हम जरूर कह रहे हैं। इसलिए आज जब हम आपके सामने संकल्प पत्र लेकर आए हैं और अपनी बात कह रहे हैं, तो मैं अपने साथियों से एक बात और कह देना चाहता हूं। बहुत से राजनीतिक दल हैं, बड़े बड़े घोषणाएं करेंगे क्यों ना, क्योंकि आना तो है नहीं सरकार में, लेना है ना देना। तो अगर कपड़े दिखाने हैं तो दिखा लो, जो दिखाना है। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती है तो हवा में नहीं कहती। हम पूरी तैयारी करते हैं, ड्यू डिलिजेंस करते हैं, आंकड़ों को पढ़ते हैं, जरूरतमंद को जानते हैं, जरूरतमंद की कमी को पहचानते हैं और उसको ताकत देने का काम करते हैं। ये हमारा संकल्प होता है। इसीलिए मैं आपके पत्रकार भाइयों से कहना चाहूंगा, ये जो दस्तावेज है, ये सामाजिक आर्थिक पूरी तैयारी करने के बाद ये ब्लूप्रिंट है, और हम जानते हैं कि कहां कमी है, किस कमी को हमको कैसे पूरा करना है, और उसी को हम अपना संकल्प मानते हैं। हम आपके सामने 3 संकल्प रखेंगे, बाद में कुछ हम महिलाओं के बारे में भी रखेंगे और कुछ हम अपने आदिवासी भाइयों के बारे में भी रखेंगे। जहां तक हम किसानों की बात करें, तो भारतीय जनता पार्टी का पहला संकल्प है कि हम 10,000 करोड़ रुपए गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत हम खेतूत मंडी, मॉडर्न एपीएमसी, सॉर्टिंग और ग्रेडिंग यूनिट्स, कोल्ड चेन्स, वेयर हाउसेस और प्राइमरी प्रोसेसिंग सेंटर्स, यानी किसानों के दृष्टि से उनकी मार्केटिंग के इंफ्रास्ट्रक्चर पर 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने। वहीं आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं। जनता के बीच में जाके अपने अपने घोषणा पत्र के आधार पर जनता से अपील कर रही हैं और जनता से वोट मांग रही हैं।
आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव में 27 साल से बीजेपी का राज है और बीजेपी एक बार फिर उसे 32 साल में बदलना चाहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज घोषणा पत्र जारी किया। वहीं घोषणा पत्र में उन्होंने कहा कि 1 लाख से अधिक लोगों से बातचीत करके इस घोषणा पत्र को जारी किया गया है, जिसमें गुजरात की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, गरीबों को मिलने वाली सुविधाएं और स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, कृषक, तमाम ऐसे पहलू हैं जिन्हें लेकर यह घोषणा पत्र जारी किया गया है। गुजरात में बीजेपी का कहना है कि विकास का गंगा बह रही है। गुजरात में स्वच्छता का एक बहाव बह रहा है। गुजरात में महिलाओं की सुरक्षा एक अपने आप में प्रेरणादायक है, ये बीजेपी का कहना है। वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार बीजेपी को उनका मुखौटा दिखाने की कोशिश कर रही है कि 27 साल में गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है और भारतीय जनता पार्टी ने गरीब, वंचित, पिछड़े, दलित किसी के लिए काम नहीं किया है। गुजरात में अगर किसी के लिए काम किया गया है तो बड़े उद्योगपतियों के लिए काम किया गया है, बड़े कारोबारियों के लिए काम किया गया है, बड़े जाति के लोगों के लिए काम किया गया है। ये गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की तरफ से लगातार एक आरोप बीजेपी के ऊपर लगाए जा रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि इस बार गुजरात में जो चुनाव है, हर बार 2 पार्टियों के बीच में मुकाबला होता था, लेकिन इस बार का जो चुनाव है त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। वहीं आज गुजरात के रण में आज जानेंगे कि गुजरात में जो ये पार्टियां हैं जो अपनी चुनावी वादे और घोषणा पत्र को लेकर गुजरात में चुनावी जनसभा को संबोधित कर रही हैं और जनता के बीच में जाकर और एक संदेश दे रही हैं कि गुजरात में इस बार आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस की सरकार बने। वहीं आपको बता दें कि गुजरात में बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, नुक्कड़ सभाएं कर रहे हैं और जनता के बीच में जाकर एक बार फिर कह रहे हैं कि बीजेपी को मौका दो, बीजेपी आने वाले कल में गुजरात की सूरत और सीरत दोनों बदलेगी। वहीं आम आदमी पार्टी कह रही है कि एक बार गुजरात में हमें मौका दो और गुजरात में जो स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार है, इन्हें हम बहाल करेंगे और एक कीर्तिमान हासिल करेंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी भी लगातार गुजरात में वादों की झड़ी लगा रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि गुजरात में बीजेपी का मौका 27 साल से गुजरात की जनता ने दिया है, एक बार कांग्रेस को मौका दिया जाए। वहीं आज गुजरात के रण में आज हम चर्चा करेंगे और ये जानकारी लेंगे कि आखिर गुजरात में किसकी सरकार बनेगी और किस पार्टी का नक्षत्र सही है और कौन सी पार्टी अपने चुनावी वादों के साथ सही साबित होगी। इसी विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ धर्मगुरु डॉक्टर संजय आर शास्त्री जुड़ गए हैं यूएसए से। आपका बहुत बहुत स्वागत है संजय जी। पहला प्रश्न आपसे संजय जी कि गुजरात में तीनों ही पार्टियां, इसके पहले यह माना जाता था कि बीजेपी और कांग्रेस में कड़ा मुकाबला देखने के लिए, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला है। आप कैसे गुजरात चुनाव को देख रहे हैं और इन पार्टियों को देख रहे हैं संजय जी? जी, सबसे पहले तो धन्यवाद आपको और आपके न्यूज चैनल को। मैं यूएस से डॉक्टर संजय आर शास्त्री आपसे जुड़ा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ इस समय कि आपने जो प्रश्न किया है कि क्या मेरी दृष्टि क्या है, तो मैं तो एक अध्यात्म गुरु हूँ और धर्म का प्रचार करता हूँ यूएस से, भारत से लेकर के यूएस पश्चिमी मुल्कों में। लेकिन मेरी जो ओपिनियन है अकॉर्डिंग कुंडली जो प्रेजेंट में आप देख लीजिए कि जितनी भी पार्टियां अभी वहां पर इलेक्शन में आई हुई है लड़ने के लिए, उसमें से किसी ने अभी तक किसी सीएम का नाम घोषित नहीं किया है। और जब तक आप सीएम का नाम घोषित नहीं करते हैं तब तक ये मुश्किल हो जाती है डिसीजन लेना ज्योतिषी के लिए भी कौन आ रहा है। लेकिन मैं जो समझता हूँ, मेरे सामने जो कुंडली आज मैंने दिखा है, प्रेजेंट जो सीएम है उनकी 15 जुलाई 1962 की 62 की मेरे पास कुंडली है और इससे अगर मैं एक शब्द में कहूं तो मुझे लगता है कि 100 से 125 सीट बीजेपी लेके आ रही है इस चुनाव में और इसमें कोई शंका नहीं होने वाली है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो सीएम है इस समय, उनके जो ग्रह स्टार हैं बहुत ही अच्छे और उम्दा ग्रह स्टार चल रहे हैं। और अगर उनकी कुंडली को दूसरी दृष्टि से देखें तो ये कहा जाता है कि उनके कर्म स्थान में सूर्य का और बुध का पूरा योग है और उसको हम लोग बोलते हैं बुधादित्य योग, जिसको बोलते हैं राजयोग। और राजयोग के कारण उनको राजयोग अभी दिखाई दे रहा है सही माने में। तो
एक शब्द में यही आंसर हो सकता है कि बीजेपी निश्चित रूप से बिना कोई विरोध वो सीट लेके आ रही है। और कांग्रेस की कुंडली अगर हम लोग उठा करके देखते हैं तो कांग्रेस की जो कुंडली जिस प्रकार से गुजरात में हम अगर देखें तो उस स्थिति में कांग्रेस की स्थिति इतनी मजबूत नहीं है अकॉर्डिंग प्लैनेट्स, ग्रहों के अनुकूल। उनके लिए 2.5 सीट भी मुश्किल हो जाए, हो सकता है कि 2.5 सीट में जाकर के वो लोग कुछ कर लें, लेकिन बड़ा कठिन होगा उनके लिए। और आम आदमी पार्टी, मुझे लगता है कि जो कैलकुलेशन है, जिस तरह से मैं समझ रहा हूं, राहु और शनि की तरह वहां पहुंचे हुए हैं एक तरीके से कांग्रेस की वोट को काटने के लिए, और कुछ करने के लिए नहीं है। तो दोनों पार्टियां आपस में लड़के समाप्त हो जाएंगी और कुंडली के अनुकूल हमें लगता है कि बीजेपी निश्चित रूप से आगे आ जाएगी। वहीं संजय जी, अगर बात करें गुजरात में जो पार्टियां हैं, जो एक चेहरा सामने, जैसे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी का एक चेहरा है गुजरात में। भूपेंद्र सिंह पटेल वहां पर मुख्यमंत्री हैं, लेकिन उनके चेहरे पर यह चुनाव नहीं लड़ा जा रहा। यह चुनाव लड़ा जा रहा है नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे पर। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो फिलहाल अभी उन्होंने सीएम कैंडिडेट का चुनाव और डिक्लेयर नहीं किया। तो यह मान लिया जाए कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं या उनके नाम से या फिर राहुल गांधी के नाम से यह चुनाव लड़ा जा रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी की अगर बात कर लें तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह चुनाव लड़ा जा रहा है। अगर इन तीनों नेताओं की अगर हम बात करें तो इनके नक्षत्र क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया। इस समय अगर इनकी बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी, अगर इनकी आप बात करें तो अगर इसमें देखें तो इसमें तो आप बिल्कुल आप शंका ही मत करिए, क्योंकि मैं अभी मेरे यूट्यूब पर आप जाकर के देखिएगा, मैंने एक 2024 का प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा उस पर मैंने ऑलरेडी बोल चुका हूं, मैं बोल रखा हूं। और निश्चित रूप से प्राइम मिनिस्टर मोदी आ रहे हैं। उनके ग्रह स्टार इतने स्ट्रांग है, उनके कुंडली में अगर हम 465 योग बात करें, ज्योतिष शास्त्र में योग की बात करें, तो कम से कम 100 योग तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर मोदी की कुंडली में है, जो राजयोग कारक उनको सिद्ध करता है। तो अगर उनकी कुंडली ले लें तो उनके कुंडली के सामने तो किसी की कुंडली अभी है ही नहीं जिनसे हम कंपेयर कर सकें। दूर दूर तक कोई कंपेबिलिटी नहीं है उनके लिए। तो मुझे लगता है कि अगर उनको हम कंपेयर करके बैठाएं तो फिर हम कंपेयर नहीं कर सकते, कि ग्रह स्टार इतने उनके स्ट्रांग हैं। उनके कुंडली में लग्न में उनका मंगल है, लग्न का वृश्चिक लग्न की कुंडली है, लग्न में उनके चंद्रमा है, राशि भी उनकी वृश्चिक है, और राशि का मालिक भी लग्न में है। तो उन ऐसे जो लोग होते हैं उनके सामने जब शत्रु आता है तो उसकी आवाज अपने आप बंद हो जाती है, उसका प्रभाव 0 हो जाता है। तो ऐसे लोगों की अगर छवि अगर आप बात करते हैं, उनको अगर आप प्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता है कि उनको हम राज्य स्तर पर ला करके बात करें। लेकिन अगर आप ला रहे हैं तो मैं एक बात कहूंगा कि उनकी इतनी स्ट्रांग छवि है और इतने स्ट्रांग ग्रह है, प्लैनेट हैं, जिसके कारण उनके सानी कोई नहीं है, उनके साथ कोई खड़ा नहीं हो सकता दूर दूर तक। इतने स्ट्रांग प्लैनेट हैं, क्योंकि गजकेसरी योग है, सम्राट योग है, पूर्णराज योग है, बुधादित्य योग है, एवरी योग, जो जितने भी योग कहा जा सकता है सारे प्राइम मिनिस्टर के कुंडली में है। इसलिए उनकी कुंडली बहुत ही स्ट्रांग है। और नेक्स्ट ईयर में तो उनकी कुंडली बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा के साथ आ रही है, ग्रह चाल बदल रहे हैं और बहुत ही अच्छा होगा। अब बात करते हैं राहुल गांधी जी की। राहुल गांधी जी देखिए एक अच्छे लीडर है, कांग्रेस की अच्छे छवि में पिता उनके रह चुके हैं, और सभी उनके पूर्ण परिवार जो है एक तरीके से सत्ता में इतने वर्षों से रही है। तो कहा जाता है कि देखिए हमारे पिता, हमारे पूर्वज क्या कर रहे हैं, प्रश्न ये नहीं है, हम क्या कर रहे हैं ज्यादा प्रश्न है। उनके पास डिलीवर करने के लिए, लोगों तक बात पहुंचाने के लिए ऐसा कुछ विजन था ही नहीं और है भी नहीं। तो ग्रह स्टार अगर उनको देखें तो उनका जो बुध है, उनके कुंडली में बुध इतना अस्त है और इतना उनको कंफ्यूज रखता है कि वो सोच नहीं पाते हैं कि मुझे प्रेजेंट क्या करना है और बोलना क्या है, लोगों को डिलीवर क्या करना है, समझाना क्या है। क्योंकि जब बुध अस्त हो जाए तो व्यक्ति का कंफ्यूजन माइंड हो जाता है और उस स्थिति में वो डिसीजन नहीं ले पाता। तो उनके लिए डिलीवर करना, कोई भी बात को दूसरे तक पहुंचाना, ये बड़ा कठिन हो जाता है और इसका सबसे बिग पॉइंट है। अच्छा सॉरी, वो मीडिया वालों को मिला अपने
बातों को प्रजा तक नहीं पहुंचा, तो मुझे नहीं लगता है कि आप प्रजा तक या कि जिससे आप जुड़े उनको बात को अगर आप नहीं समझा पा रहे हैं तो फिर आपको लोग कैसे समझेगा। तो उनका बुध ग्रह इतना कमजोर है, अस्त है, जिसके कारण वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। और आज के चुनाव में अगर उनको कंपेयर लेके आप खड़े हो रहे हैं तो मैं कहूंगा कि कांग्रेस के लिए गुजरात में निश्चित रूप से मुश्किल हो रही है। तीसरी बात, आम आदमी पार्टी का जहां तक सवाल है, ग्रह स्टार देखे तो निश्चित रूप से अरविंद केजरीवाल की ग्रह से इस समय देखिए दिल्ली में आप 2-3 बार आ गए, चाहे 10 दिन के लिए आए, फिर बाद में आए, पंजाब में पूर्ण बहुमत से आ गए, उनका राज्य उछल रहा है। लेकिन जब पश्चिम की तरफ आप चले जाएं, जिस दिन हम इलेक्शन की स्थिति को देख रहे हैं उस दिन वो कन्या लग्न की एक प्रश्न कुंडली बनती है, और कन्या लग्न जो है पश्चिम का कारक है, और पश्चिम की तरफ अगर चले जाएं, और गुजरात जो है हमारे देश के पश्चिम भाग में आता है, अगर उस दृष्टि से देखते हैं तो वहां भी कंफ्यूजन है। तो अरविंद केजरीवाल को भी एक कंफ्यूजन है कि वो आ भी रहे या नहीं। देखिए लीडर हैं और उनको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है और रखना भी चाहिए, और कोई ऐसा लीडर नहीं जो नहीं कहता कि मैं हार रहा हूँ। सभी बोलते हैं कि मैं जीत रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि जा करके गुजरात को जीत रहे, क्योंकि प्लानेट उनके जो कुंडली में है वो इतने स्ट्रांग नहीं है कि राइट वे जाकर के गुजरात में पश्चिम स्टेटों की तरफ भी उनकी बहुत बड़ी बदलाव हो जाए, ऐसा तो नहीं लगता। तो उनकी भी स्ट्रांग कुंडली नहीं है इस समय। अगर आप पूछते हैं कि क्या उनकी सत्ता आ रही है, तो उनकी भी स्ट्रांग कुंडली नहीं है। एक ही व्यक्ति की कुंडली में देख रहा हूँ, वो है प्राइम मिनिस्टर मोदी, या जो इस समय वहां के सीएम है, जिनकी मैंने कुंडली अभी बनाई थी, देखी थी। इन दोनों की कुंडली के, क्योंकि देखिए चेहरा उनको रखा गया नहीं रखा गया ये प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कि प्रेजेंट में वो उस समय सीएम है, और लोगों को पता है कि अगर इलेक्शन में सत्ता में अगर बीजेपी आती है तो सीएम के चेहरा ये हैं। तो मैंने उनकी कुंडली को रीड किया और विशेष रूप से उनकी कुंडली को देखा, और मेरे सामने भी कुंडली मैं देख भी रहा हूँ। उनके कुंडली में बुधादित्य योग है, वो बड़ा अच्छा पोजीशन दिखाई दे रहा है। दूसरी चीज हम देख रहे हैं इनके कुंडली में जो दशा टाइम फ्रेम जो चल रहा है इस समय उनके कुंडली में, ये कहता है कि राहु में केतु, और राहु और केतु जब एक साथ आ जाते हैं तो ये भी एक राजयोग कारक बन जाता है। और केतु के अंदर अगर इस टाइम में जिस समय इलेक्शन हो रहा है उस स्थिति में देखें तो केतु में केतु का अंतर है। तो केतु कॉन्सेंट्रेट, फोकस, राहु पॉजिटिव चेंजेस, ये सब कुछ लेके आता है। एक अच्छी चेंजेस लेके आ रहा है, एक अच्छी शुरुआत लेके आ रहा है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी की वापसी निश्चित है। वही संजय जी, अगर बात करें गुजरात में जो जनता का मूड है और जनता का जो मिजाज है, और गुजरात का आने वाले कल का जो भविष्य है, अगर हम उनके भविष्य की बात करें, वहां की जनता की भविष्य की बात करें, और गुजरात की जो बागडोर है वो किस पार्टी के हाथ में जाएगी, और किस पार्टी के हाथ में जाएगी तो आने वाले कल में गुजरात विकास के रास्ते में नई ऊंचाइयों को छुएगा। अगर आप अपनी दृष्टि से देखें तो आपको ऐसी कौन सी पार्टी लगती है? हाँ देखिए, मैं भारत से गए हुए मुझे 15 वर्ष हो गया यूएस में, और मैं यूएस में रहता हूँ। और मैं वहाँ भी जब आम लोगों के बीच में, क्योंकि वहाँ भी मुझसे 5 से 10 हजार लोग जुड़े हुए हैं, क्योंकि मेरी अपनी संस्था है, और वहाँ से लोग आकर के जुड़ते हैं और बातें होती है और हर पहलू पर बात होती है। और जितना मुझे गुजराती कम्युनिटी वहाँ पर है, लगभग सभी मोटल और होटल इंडस्ट्री में है वहाँ पर, और जब उनसे चर्चा होती है तो पता चलता है कि गुजरात जब से प्राइम मिनिस्टर मोदी सीएम बने थे 2002 से वहाँ अभी तक जो गुजरात जितना डेवलप किया है, सभी चर्चा करते हैं, वो बोलते हैं अमेरिका से भी बेहतर है अगर वहाँ रहा जाए तो। गिर इलाका है, देखिए कितना स्वर्ग लोग बताते हैं, मैं कभी गया नहीं हूँ लेकिन लोग बताते हैं कि बड़ा सुंदर जगह है। तो लोगों का जो ओपिनियन है, मुझे जो मिलता है, जो मुझसे लोग बात करते हैं, स्थायी जो वहाँ के निवासी लोग हैं, जिनके अपने परिवार में 10-10, 5-5 वोट हैं, वो सभी कन्वेंस करते हैं वहां से बैठ के। वो लोग बोलते हैं कि बीजेपी के अलावा गुजरात में किसी भी पार्टी को नहीं आना चाहिए। बीजेपी रहेगी तो उनकी प्रतिष्ठा भी बचेगी, उनकी सम्मान भी बचेंगे, उनकी तरक्की भी होगी, उनकी प्रगति भी होगी। ये सारी बातें उनको दिखाई देता है, तो वो लोग मानने के लिए तैयार हैं ये बातें। तो मेरी अगर ओपिनियन करें तो मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को आने से गुजरात का फायदा होगा। पीछे 22 वर्षों ने गुजरात को देखा है, और ज्योतिष शास्त्र में अगर धर्मगुरु के दृष्टि से, जो एस्ट्रोलॉजर के दृष्टि से बात करूं,
तो भी बीजेपी आ रही है। तो दोनों बातें अगर समन्वय करके देखा जाए तो बीजेपी का आना वहाँ ज्यादा शुभ होगा। गुरुजी, लास्ट प्रश्न है आपसे, एक आंकड़ा आप ये बता दीजिए, इसके बाद 8 तारीख को चुनाव परिणाम भी आएंगे। क्या लगता है कि गुजरात में इस बार बीजेपी को कितनी सीटें मिलने वाली है, या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को? छोटा सा जवाब गुरुजी। 100 से 125 सीटें बीजेपी को आ रही है, ये मेरी कैलकुलेशन है, जो ग्रहों की कैलकुलेशन से मैं देख रहा हूँ। जहां तक कांग्रेस की सीट है, कांग्रेस सत्ता में ये उभर सकती थी क्योंकि ग्रह स्टार चेंज हुए थे, लेकिन जब 2 ग्रह स्टार टकरा जाते हैं तो उसकी अपने आप वैल्यू समाप्त हो जाती है। तो अरविंद केजरीवाल की जब पार्टी गई है तो कांग्रेस की जो वोट है कहीं ना कहीं उस पर बहुत बुरा असर पड़ा है। तो उसके कारण कांग्रेस की जो वोट है बिल्कुल कम हो गई है, जो पिछले बार 90 के आसपास जहां तक मुझे ध्यान है कि शायद इतना सीट आई थी। अब वो भी मुश्किल है क्योंकि मुझे लगता है 50 से नीचे ही उनकी सीट हो जाएगी और उनका वोट कट के इधर जाएगा और ये दोनों आपस में कट जाएंगे और इसका बेनिफिट हमें लगता है कि बीजेपी को मिल रहा है और ये निश्चित है। संजय जी, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जानकारी दी और गुजरात चुनाव को लेकर जो आपने बात कही कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला देखने के लिए है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में बड़ी बात है। वहीं आपने एक अनुमान दिया कि बीजेपी इस बार 125 सीटें तक पहुंच सकती है। वहीं आपको बता दें कि गुजरात विधानसभा चुनाव चरम पर है, जिसे लेकर बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी चुनावी जनसभाएं, नुक्कड़ सभाएं, वादों की झड़ी लगा रही हैं। महिलाओं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तमाम मुद्दों को जमीन पर उतारने की बात कर रही हैं और लगातार जनता से एक ही मांग है कि हमारे पार्टी और हमारे चुनाव चिन्ह पर आप मतदान करें। इस बार अगर बीजेपी की सरकार गुजरात में बनती है तो बीजेपी सूरत और सीरत दोनों बदल देगी। वहीं कांग्रेस का भी यही कहना है कि जो काम 27 सालों में भारतीय जनता पार्टी नहीं कर पाई, अगर कांग्रेस की सरकार बनी तो गुजरात में वो काम कांग्रेस कर दिखाएगी। वहीं आम आदमी पार्टी भी कमजोर नहीं, आम आदमी पार्टी भी गुजरात में लगातार चुनावी जनसभाएं कर रही हैं और जनता के बीच में जाकर अपने दम भर रही है और लगातार बीजेपी के बड़े दिग्गज नेताओं पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। उनका भी यही कहना है कि जैसे हमने दिल्ली का रंग और रूप बदला है, गुजरात का ढांचा बदला है, उसी हिसाब से हम गुजरात का भी रंग, रूप और ढांचा बदल देंगे और ये समय बताएगा कि तीनों पार्टियां कब और कैसे गुजरात का रंग, रूप और ढांचा बदलती हैं। वहीं आपको बता दें, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाएंगे कि घोषणा पत्र में बीजेपी ने वादे किए हैं, उन वादों में क्या क्या शामिल है। बीजेपी के घोषणा पत्र की मुख्य बातें हम आपके साथ साझा करेंगे। गुजरात कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर कोष के तहत 10,000 करोड़ रुपए देने के वादे हैं। सिंचाई नेटवर्क का विस्तार करने के लिए 25,000 करोड़ रुपए के वादे हैं। वहीं 1,000 अतिरिक्त मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयां स्थापित करेगी बीजेपी। दक्षिण गुजरात और सौराष्ट्र में एक सी फूड पार्क बनाने के बीजेपी ने वादे किए हैं। भारत का पहला ब्लू इकोनॉमी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने के भी वादे हैं। वहीं मछली पकड़ने से संबंधित बुनियादी ढांचे मजबूत करने के भी वादे हैं। वहीं 500 करोड़ के अतिरिक्त बचे से गौशाला को मजबूत करने के भी वादे हैं। कांग्रेस के घोषणा पत्र की बड़ी बातें भी आपको बताते चलते हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस ने 300 यूनिट मुफ्त बिजली का वादा किया है। वहीं सत्ता में आने पर नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदला जाएगा, ये कांग्रेस का वादा है। फसल का भाव दिलाने के लिए भाव निर्धारित किया जाएगा। वहीं रिक्त 10 लाख सरकारी सीटों पर भर्ती निश्चित करेगी कांग्रेस। गुजरात के लोगों के लिए 10 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज भी कांग्रेस देगी। गुजरात चुनाव के लिए आपकी भी कई घोषणाएं हैं और कई वादे हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के मतदान से पहले आपने दांव खेला है। आपको बता दें, सरकार बनने पर करेंगे पुरानी पेंशन स्कीम को लागू, ये आम आदमी पार्टी का कहना है। हर सर्वे, हर विश्लेषण में साफ तौर पर नजर आ रही है आप। बीजेपी के घोषणा पत्र की अगर हम बातें करें तो कुल मिलाकर बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस लगातार अपनी घोषणा पत्र जारी कर चुके हैं और इनकी मुख्य बातें और मुख्य बिंदुओं हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताया है। वहीं बीजेपी की अगर बात करें, बीजेपी ने तमाम वादे किए हैं। कांग्रेस ने भी नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलने का वादा किया है।
वहीं आम आदमी पार्टी ने भी स्वास्थ्य, शिक्षा, महिलाओं को लेकर तमाम वादे किए हैं। फ्री बिजली देने के भी वादे उनके वादों में शुमार है। तो आप ये मान लीजिए कि गुजरात की जनता अगर इन वादों को देखे तो बिल्कुल लोक लुभावने वादे साबित हो रहे हैं। गुजरात की जनता को यह समझना होगा कि उनके दुख सुख और उनके विकास के रास्ते में कौन सी पार्टी आगे खड़ी रहेगी और उनके विकास के रास्ते में जो 4 पहिया का वाहन कौन सी पार्टी उनका साथ देगी। वहीं इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बीजेपी से प्रेमचंद शर्मा जी जुड़ गए हैं और कांग्रेस से भरत सिंह जुड़ गए हैं। दोनों लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। वहीं भरत सिंह जी, पहला प्रश्न आपसे। बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया जिसमें तमाम लोक लुभावने वादे शामिल हैं। गुजरात के कृषक के लिए, गुजरात के मछली पालन के जो वहाँ के मछुआरे हैं उनके लिए, गुजरात में शिक्षा, स्वास्थ्य, तमाम वादे उन्होंने अपने घोषणा पत्र में शामिल हैं। कैसे देख रहे हैं आप भरत सिंह? जनता पार्टी जो कहती है वो जरूर करती है और भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा वो किया। हम गुजरात को एक्सीलेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं। हमने बहुत डेवलपमेंट के कार्य किए, लेकिन आया गया ना लेके तो आप यहाँ तो भेज दीजिएगा आप खुद। जो खेमचंद शर्मा जी आपसे जवाब लेंगे। हम तो आके खुद बांध देंगे, बाकी फैमिली के लिए कैसे खेमचंद शर्मा जी, हमने पहला प्रश्न भरत जी से पूछा है, उसके बाद हम आपसे आएंगे, जवाब लेंगे। तो भरत जी, कैसे देख रहे हैं आप? ठीक है रवि जी, सारे वादे मैंने सुना। भाजपा का जो है मैनिफेस्टो जारी किया गया, सुन के बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। मतलब समझिए कि मैं अभी समय सपने में हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि ये सब इतने चीजों जो उन्होंने कहा है अगर दे दिए तो फिर क्या होगा। लेकिन फिर वही बात आती है, याद करिए 2014 के चुनाव के पहले देश के प्रधानमंत्री जी के भाषणों को याद करिए कि 15 लाख रुपए हर खाते में आ जाएंगे, काला धन आ जाएगा। उसके बाद में बहुत सारे उन्होंने वादे किए थे देश की जनता से। बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। पेट्रोल की क्या भाव हो गई, डीजल का क्या भाव हो गया है, खाने की वस्तुओं का क्या भाव हो गया, गैस जो है गृहिणी घर में जो यूज करती है उसका क्या भाव हो गया। ये सारे चीज जो है उस समय भाजपा ने जब देश के सामने रखा था तो देश के लोगों को एक बढ़िया सपना आया था कि क्या बात है, क्या बात है। देश के प्रधानमंत्री को ऐसे व्यक्ति को बनाना चाहिए जो ये सब एकदम सस्ता कर देगा और जो एकदम लोक लुभावने भाव से हमें मिलेगा और तब हमारी जिंदगी एकदम खुशहाल हो जाएगी। और वही चीज उन्होंने किया है। तो आप ये समझिए कि 15-15 लाख रुपए आज भी देश की जनता इंतजार कर रही है कि खातों में कब आएगा। देश की जनता इंतजार कर रही है कि काला धन वापस कब आएगा, जबकि काला धन का अगर डेटा फिर से लिया जाए तो काला धन वाले स्विस बैंक में फिर खाता बढ़ गया। देश की जनता सोच रही थी 450 का गैस जो वादा करके आए थे 1150 करीब हो गया है तो वो कम हो जाएगा, लेकिन 1150 हो गया। पेट्रोल डीजल जो 60 रुपए और 50 रुपए था वो जो है 100 के पार हो गया। तो इनका जो जुमला, इनके एक मंत्री, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी चुनाव के बाद जब घिर गए तब उन्होंने कहा कि ये तो राजनीति में एक जुमला होता है और जुमला कहा जाता है। तो ठीक वही चीज ये जुमला लेके फिर से आए हैं गुजरात के चुनाव में और लोग लुभावने वादे किए हैं। और फिर जब ये मान लीजिए चुनाव अगर जीतते हैं तो ये फिर एक मंत्री आके उनका कह देगा ये तो जुमला होता है। ये जुमले पे आप लोग क्यों जाते हैं? भरत सिंह जी, हमें जो करना है हम वो करेंगे। भरत सिंह जी, आपने बीजेपी के घोषणा पत्र को जुमला करार दिया। ये आपकी सोच है और बीजेपी, आप पार्टी हैं, प्रतिद्वंदी हैं, उसमें कोई जवाब सवाल नहीं। लेकिन सवाल यही है कि बीजेपी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उस घोषणा पत्र में जनता के मुद्दे हैं, गुजरात की सोच है, गुजरात की मूलभूत सुविधाएं क्या हैं वो हैं। लेकिन आपके घोषणा पत्र में क्या है, हम एक बिंदु पर बात करेंगे। आपने नरेंद्र मोदी स्टेडियम का नाम बदलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम रखने का वादा किया है। क्या इससे गुजरात का विकास होगा? पहली चीज, अगर ये आपके घोषणा पत्र में शामिल है तो गुजरात की जनता कैसे आपको मौका देगी? आप ये सोचिए। इसलिए रवि जी,
कि सरदार पटेल जो है क्या है ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और सरदार पटेल जी का नाम अगर हटा के क्या गुजरात की जनता, क्या देश की जनता ये नरेंद्र मोदी जी को माफ कर दी जाएगी कि सरदार पटेल जी का नाम मिटा के और खुद का नाम जो है वहां पे लिखवाना, ये देश की जनता क्या गुजरातियों से मैं वही पूछना चाहता हूं, भरत क्या सिंह वो जी, गुजरात की अगर जनता माफ कर देगी? भरत सिंह जी ये गांधी अस्मिता से परिवार जुड़ा के हुआ नाम से देश में कितनी सड़कें हैं, इंदिरा गांधी जी के नाम से कितनी सड़कें हैं, नेहरू गांधी जी के नाम से कितनी सड़कें हैं, कितने हॉस्पिटल हैं, कितनी इमारतें हैं, कितनी बिल्डिंगें हैं, ये बताने की जरूरत नहीं है। भरत सिंह जी, यहाँ आप ही इस भरत सिंह जी हम यही प्रश्न खेमचंद शर्मा जी से भी पूछेंगे। भरत सिंह जी, यही प्रश्न हम खेमचंद शर्मा जी से भी पूछेंगे। हमारा सिर्फ और सिर्फ कहने का मतलब, जिस नाम बदलने की राजनीति को आप गलत बताते थे, आपको समझनी पड़ेगी। भरत सिंह जी, हम समझ रहे हैं, आप हमारी बात तो सुने। भरत सिंह जी, आप हमारी बात तो सुने। हमने आपकी सारी बातों को वैल्यू दिया, हमने सारी बातों को सही माना, हम किसी पे हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, ना किसी पे कटाक्ष कर रहे हैं। लेकिन सवाल, यही नाम बदलने की राजनीति को बीजेपी के, चाहे योगी आदित्यनाथ ने शहरों का नाम बदला हो, चाहे गाड़ियों का नाम बदला हो, चाहे मंदिर मठ यानी किसी भी गाड़ी घोड़े, तमाम चीजें जो बीजेपी की तरफ से नाम बदलने की एक प्रक्रिया चल रही थी, उसका आपने खुलकर विरोध किया था। आज अगर इसी प्रश्न पर बीजेपी आपसे प्रश्न पूछे या दूसरी पार्टियां प्रश्न पूछे, तब आप क्या जवाब दोगे? रवि जी, हम फिर वही कह रहे हैं ना कि गुजरात के चुनाव, अभी तो गुजरात का चुनाव है, जब गुजरात का चुनाव होगा और हम जीत के आएंगे तो हम सरदार पटेल को इस देश में सबसे बड़ा मानते हैं, नरेंद्र मोदी जी को नहीं मानते हैं ना। नरेंद्र मोदी जी ये कह दे ना कि भाजपा के अभी शर्मा जी बैठे और कह दे कि हाँ सरदार पटेल से बड़े जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, और इसीलिए हमने उनका नाम जो है चेंज कर दिया। खेमचंद शर्मा जी से जवाब लेते हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपको इन्होंने लोक लुभाने वादे यानी काजे वादों की झड़ी लगाने, और जो वादे आप करते हो वो आप पूरे नहीं करते हो। नरेंद्र मोदी का नाम आपने रख दिया, वो भरत सिंह जी कह रहे हैं कि बिल्कुल गलत है, ये तो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, हमारी सरकार आएगी हमें नाम बदल देना है। वहीं गुजरात में अगर 27 साल तक, ये प्रश्न है, गुजरात में अगर 27 साल तक आपकी सरकार रही, आप फिर वादों की झड़ी लगा रहे हैं। 27 साल, आप समझिए, एक बच्चा पैदा होता है, जवान होता है, उसके बाद उसकी शादी हो जाती है, यहां तक कि रोजगार मिल जाता है, कुछ लाखों करोड़ों के आदमी भी बन जाते हैं, अपने परिवार को संभाल लेता है। 27 साल का दिन, 27 साल अपने आप में मायने रखता है। अब आप 31 से 32 साल का नारा दोहरा रहे हैं। ऐसी कौन सी कमी पड़ गई कि 27 साल में आपने नहीं पूरे कर पाए? खेमचंद शर्मा जी, साल में गुजरात में बहुत काम किया है। गुजरात जो पिछड़ा स्टेट हुआ करता था, आज डेवलप स्टेट है, आज देश में अग्रिम पंक्ति में बैठा हुआ है। आज गुजरात ना सिर्फ गुजरातियों को बल्कि लाखों लोगों को जो दूसरे स्टेट से आते हैं उनको काम देता है। गुजराती पूरे विश्व में जाके अलग अलग क्षेत्रों में चीजों को लीड कर रहे हैं। तो ये कहना कि 27 साल में हमें बहुत कुछ है, जो मूलभूत सुविधा है वो बहुत अच्छी सुविधाएं वहाँ पे, लेकिन जो फ्यूचरिस्टिक एस्पायरेशन है और भी हमें चीजें बेहतर करनी है, और भी चीजें हमें तेजी से वहां पे डेवलप करनी है। तो इसलिए हम लोगों ने जो वायदे किए हैं, हमने एक रोड मैप रखा है कि आने वाले 5 साल में हम क्या करेंगे। आने वाले 5 साल में हर खेत में पानी जाए, और क्योंकि ड्रॉप जो इरिगेशन है वो एक मॉडर्न टेक्निक के थ्रू होती है, उससे पानी का उपयोग भी कम होता है, उससे उपज भी ज्यादा होती है, फसलों को भी फायदा होता है। तो हमने जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेक्निक है, उनको यूटिलाइज करके, उनका उपयोग करके हमें गुजरातियों को फायदा पहुंचाना है। हमने एक नए कॉरिडोर बनाने की बात रखी है ताकि और इंडस्ट्री को, और हम देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो वहाँ पे स्टेबल गवर्नमेंट है, अच्छी गवर्नमेंट है, उसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनियां गुजरात में जा रही हैं और अपने वहाँ पे प्लांट सेटअप कर रही हैं, क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पे अच्छे तरीके से वो काम कर पाएंगे। तो हमने हर वो चीज अपने घोषणा पत्र में रखी है जो गुजरात को उत्तम बना सकती है। बेसिक सुविधाएं देने की बात नहीं कर, बेसिक तो हम ऑलरेडी दे रहे हैं, उत्तम बना सकती है, बेस्ट बना सकती है, और फ्यूचर के हिसाब से हमारे गुजरातियों के लिए 20, 25, 30 साल के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है। तो वो चीज हम करेंगे, जरूर करेंगे, क्योंकि खेमचंद शर्मा जी, आपके इन्हीं 27 सालों में, खेमचंद शर्मा जी, आपने दो जवाब दिए। खेमचंद शर्मा जी, आपने 2 जवाब दिए। एक तो आपने दिया कि गुजरात इतना विकसित हो गया है, गुजरात में इतनी सुविधाएं हो गई हैं, गुजरात इतना अमीर हो गया है कि दूसरे राज्यों के लोग जाते हैं तो गुजरात में कुल मिला के उनको रोजगार मिल जाता है, वो अपना पेट चलाते हैं। क्या दिल्ली में पेट नहीं चलता?
पंजाब में नहीं चलता, मध्य प्रदेश में नहीं चलता, छत्तीसगढ़ में नहीं चलता, हरियाणा में नहीं चलता, कहाँ नहीं चलता? पहली चीज। दूसरी चीज, मोरबी हादसा, 27 साल से आपकी सरकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और उसके बाद भूपेंद्र सिंह पटेल अब मुख्यमंत्री हैं, उनके चेहरे पे आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। आप प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं, और उसके बाद अगर आप ये कहें कि अभी विकास के रास्तों में, विकास के लिए अभी ये चीजें छूट रही हैं, तो कहीं हमें नहीं लगता कि जनता के साथ थोड़ा सही संगत होगा। अब आपका सवाल हो गया, आप ये बताइए विश्व का कोई भी देश ऐसा बताइए जहाँ पे चुनाव होता है और डेवलपमेंट का रोड मैप नहीं रखा जाता, काम करने का रोड मैप नहीं रखा जाता। अब अमेरिका को देखिए, यूरोप की किसी भी कंट्री को देखिए, वो तो डेवलप कंट्री है ना, वो फिर क्यों बातें रख रही हैं? क्योंकि आगे का क्या काम करना है वो रोड मैप रखा जाता है, वही रोड मैप अपने रखा है। बेसिक सारी सुविधाएं गुजरात में है, गुजरात एक उत्तम स्टेट है, गुजरात में बहुत अच्छे तरीके से लोगों को जो चीजें चाहिए रोजमर्रा की वो मिल रही है। लेकिन हमें यही नहीं रुकना, हमें गुजरात को उत्तम बनाना है, बेस्ट बनाना है, फ्यूचरिस्टिक बनाना है। फ्यूचरिस्टिक हमें वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है, फ्यूचरिस्टिक और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमें अपने किसानों को वहाँ पे एम्पावर करना है। उसका पूरा रोड मैप हमारी सरकार ने रखा है, और हमारा जो नेतृत्व है वो अपनी स्ट्रेटजी के अनुसार चुनाव लड़ता है। हमारा भारतीय जनता पार्टी का कमल का निशान और हमारा नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है, वो हमारी उपलब्धि है। अगर किसी के पास स्ट्रॉन्ग नेतृत्व नहीं है तो हम क्या करें? हमारे पास स्ट्रॉन्ग नेतृत्व है तो हम उसके साथ जाएंगे, और हमारे नेतृत्व को जनता प्यार करती है, और सब जनता जानती भी है कि राज्य में अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व मतलब मोदी जी और मजबूत होंगे। तो क्यों ना हम जाए मोदी जी के चेहरे पे? क्या दिक्कत है? दिक्कत कांग्रेस को है, क्योंकि उनके पास कोई अच्छा नेता है नहीं, अच्छा नेतृत्व है नहीं उनका, बल्कि जो जब केंद्रीय नेतृत्व को सामने लाते हैं तो और वोट कट जाते हैं। लोगों को लगता है पता नहीं किसको ही सामने ले आए। रही बात गैस सिलेंडर में, याद दिलाना चाहता हूँ, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने से पहले 1250 रुपए का एक सिलेंडर होता था, नॉन सब्सिडाइज सिलेंडर 1250 रुपए का। यूपीए सरकार में देख लें और रिकॉर्ड, आज भी हम उस रेट तक नहीं पहुंचे हैं। महंगाई की बात ना करें, हम पूरे वैश्विक परिवेश में देखें महंगाई से क्या हाल दूसरे देशों में हो रहा है, चाहे वो डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, और भारत में महंगाई को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ है। हमारे आसपास की जितनी इकोनॉमी है ढह रही है देश, आप देखिए वहां पे क्या हाल है। श्रीलंका बर्बाद हो गया, पाकिस्तान बर्बाद होने की कगार पे है, आसपास की जो कंट्रीज है उनका बुरा हाल है। लेकिन भारत मजबूती से खड़ा हुआ है क्योंकि यहाँ पे एक मजबूत सरकार है, यहाँ पे सेवा करने वाला पीएम है, यहाँ पे सेवा करने वाले सरकार में है, इसीलिए आज देश मजबूती से खड़ा हुआ है। कांग्रेस उसे सह नहीं सकती क्योंकि कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक राजनीति करती है। आप देखिए घोषणा पत्र में क्या है, मोदी जी को हटाना है बस। अरे भरत सिंह जी, गांधी परिवार के नाम भरत सिंह जी, खेमचंद शर्मा जी, हर जगह आपने तख्ती टांग दी। खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, आपने बताया, खेमचंद शर्मा जी, खेमचंद शर्मा जी, आपने बताया कि तो एक लास्ट 30 सेकेंड लास्ट ये बात करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल की। अरे कहाँ सम्मान दिया आपने? 65 साल आप राज में रहे, आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिल्कुल पीछे धकेल दिया। जहाँ भी जो भी योजना होती थी से कोई सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो है आप सम्मान नहीं होता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिल से मानना चाहिए। उनके नाम का सिर्फ आप लोगों ने यूज किया हुआ है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नामों का जो है वो नाम लेके जो अपनी रोजी रोटी सेक रहे हैं उसे बंद करिए। भरत सिंह जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन अगर खेमचंद शर्मा जी अगर वादे कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी जो इनका मैनिफेस्टो है, अगर उसका जिक्र कर रहे हैं तो एक बार इनको जिक्र करने दीजिए। सरदार वल्लभ पटेल से तो इनको नफरत थी, ये सरदार तो भाषण देने लगे ना, कभी भी आगे रखने ही नहीं देना चाहते थे, वो भाषण दे रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, आपने कई मुद्दों को लेकर बात की। आपने बताया कि गुजरात में विकास तो हो चुका है, गुजरात ऑलरेडी चमक रहा है, बस इस बार हमें सरकार मिल जाए तो इसमें हम 4 चांद लगा दें। आपने यही बोला पहली चीज। और दूसरी चीज ये कि गुजरात में अगर इतना ही विकास हो गया, गुजरात की चीजें, सड़कें, वहां की बिल्डिंग, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना ही मजबूत हो गया तो मोरबी हादसा कैसे हुआ? दूसरी चीज। और तीसरी चीज ये कि गुजरात में आप शायद अहमदाबाद जाके लौट आए हों, तमाम बड़े शहर जाके लौट आए हों,
लेकिन गुजरात के उन ग्रामीण एरियो में जाइए जहां पे पिछड़े, दलित, वंचित रहते हैं। आज भी लोग मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं, मूलभूत सुविधाओं से तरस रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, भरत सिंह जी आपसे जवाब लेंगे। भरत सिंह जी, खेमचंद शर्मा जी आपके पास आएंगे। खेमचंद शर्मा जी ने बहुत सारे आपके पास आएंगे। जो आप बात कर रहे हैं वो कांग्रेस खेमचंद शर्मा जी ने बहुत सारे खेमचंद शर्मा जी आपके पास आएंगे, आपसे जवाब लेंगे। हमारा प्रश्न भरत सिंह जी से है। भरत सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी का सीधा सीधा कहना है ना आपके पास कोई चेहरा है, ना आपके पास गुड़ है, ना आप बेफोकट, यानी कहा जाए कि आप गुजरात में चुनावी कोई मतलब नहीं, आप ताल ठोक रहे हो, ये भारतीय जनता पार्टी का कहना है। देखिए, हमारे पास एक ऐसी एक रणनीति रहती है हर चुनाव में कि हम किसी के चेहरे पे वहां पे चुनाव नहीं लड़ाते। हमारा जो है चुनाव के बाद एक होता है, तो उसके बाद हम बैठते हैं और आपस में विचार करते हैं विधिमंडल का नेता कौन होगा, और वो तय होता है सीएम का चेहरा। हम सभी मिलकर चुनाव लड़ते हैं। आपकी बात का जवाब ये था। अब खेमचंद शर्मा जी ने ये कहा कि भाई विकास की बात कर रहे हैं, तो आपने उनसे पूछा, लेकिन मैं भी पूछ लेता हूं कि 27 साल कम नहीं होता है रवि भाई, 27 साल तक ये वहां पे राज कर रहे हैं और उसके बाद वे विकास की बात कर रहे हैं। तो 27 साल तक आप क्या कर रहे थे? अब ये कह रहे हैं कि 27 साल में तो हमने विकास किया है। अब जो है गुजरात को हमें जो है वो इतना विकास करना है कि चांद पे ले जाना है। अब जो है भारत से उठा के उसको जो है लगता है मिसाइल उसाइल लगा के, रॉकेट लगा के उसको चांद पे ले जाएंगे और बताएंगे देखिए हमने गुजरात को चांद पे पहुंचा दिया है, अब ये हमारा विकास है। तो शायद हो सकता है कि खेमचंद्र शर्मा जी और भाजपा का ये कहना होगा, विजन होगा कि हम जो है अभी अपने एक राज्य को लेके जाके चांद पे बसाएंगे और उसके बाद बताएंगे ये जो है गुजरात मॉडल है और ये विकास है। देखिए, इसी गुजरात मॉडल में 400 स्कूलें बंद, 4000 स्कूलें बंद है। शायद ये शर्मा जी भूल गए, शायद निकाल लीजिए डाटा, आप देख लीजिएगा। और इसी गुजरात में जो है पिछले एक महीने के अंदर, अभी ज्यादा एक महीना भी नहीं हुआ, मोरबी हादसा होता है जिसमें 150 लोगों के ऊपर जो है अपनी जान गंवाते हैं। इनका ये गुजरात मॉडल है। वहां पे शराब से, रवि भाई, जहां पे शराब बंदी होती है, जहां पे शराब जो है छूना जो है वो पाप है, और वहां पे शराब से सैकड़ों लोग अपनी जान गंवाते हैं। ये इनका गुजरात मॉडल और गुजरात का विकास है। नरेंद्र मोदी भाई जी का ये गुजरात का विकास है। आपने फिर सही कहा और मैं भी यही कहने वाला हूं कि जो वहां पे गरीबी, जो वहां गरीब है, आदिवासी हैं, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने आदिवासी को वनवासी कह दिया, जो उनका हक था वो भी छीनने चल दिए कि कम से कम जो है वो वनवासी कह के खत्म कर दे, क्योंकि आदिवासी मूल रूप से इस देश के पहले हकदार होते हैं। और जो हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार कह रहे हैं, तो गरीब, आदिवासी, ये सभी लोगों को, जो पिछड़ी जात होती है, आज जो स्थिति में है वो देखिए कि गुजरात में क्या है। करीब 27 सीटें ऐसी है रवि भाई जहां पे जो है वो गरीब, आदिवासी और जो है पिछड़े लोग रहते हैं। और इस बार हमने कहा ना कि हमने जन घोषणा पत्र ये किया है। इन्होंने जो घोषणा पत्र अपना जो है मैनिफेस्टो जारी किया है वो तो बड़े बड़े अमीरों के लिए किया है। जो अभी आपके साथ एक शास्त्री जी बैठ के कह रहे थे कि बहुत ही प्रबल जो है इस समय नरेंद्र मोदी जी का चमत्कारिक जो है कुंडली है, और उसी कुंडली के नाम पे मुझे लगता है कि कम से कम 4-5 जगह पे जो आप देखेंगे तो हिमाचल में अभी चुनाव हार रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव हुआ है, वो चुनाव आप हार रहे हो। उसके पहले पंजाब में आप चुनाव हारे, नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे चुनाव लड़े, वो हारे। उसके बाद राजस्थान का चुनाव हुआ, वो नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़े, वो हारा गया। उसके बाद में आप आ जाइए पश्चिम बंगाल में, जहां पे आपने पूरी ताकत, पूरी जोर लगा दी, वहां नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया, वो हारा गया। तो ये ज्योतिषी जी जो थे, ये इनके लिए मैं था, ये मैं उनको जवाब देना चाह रहा था, लेकिन अभी है कि नहीं पता नहीं मुझे, कि नरेंद्र मोदी जी वो हमारे साथ नहीं है, वो चुनाव लड़ा गया और चुनाव हार गए। भरत सिंह जी, अगर वो आपके पक्ष में बोले तो आपको अच्छा लगेगा, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बोले तो उनको अच्छा लगेगा, अगर आपके विरोध में बोले तो आपको कड़वा लगेगा। उन्होंने जो उनके ज्योतिष शास्त्र उनका जो कहता है, जो योग कहता है, वो अपने हिसाब से गुजरात के लिए, गुजरात के भविष्य के लिए, और नेताओं से लेकर हमने पार्टियों तक के बीच विषय में उनसे जानकारी ली, वो अपनी बात रखे। अब वो हमारे साथ नहीं है, तो हम ये नहीं चाहते कि हमारे डिबेट में किसी भी प्रकार से
लेकिन मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहूंगा, उन्होंने जितना कहा मैं सब सही सुना, अच्छा लगा, कोई बात नहीं। उन्होंने ज्योति साहब है वो अपने हिसाब से उन्होंने बताया, कोई बात नहीं। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक चीज कह दिया, तो ये साफ समझ में आ जाता है कि वो कहा कि उन्होंने 15 साल से जो है मैं यूएस में हूं, जहां जो आदमी डॉलर अपना गिनता हो, मतलब यूएस में रहना समझ रहे हो आप कि पैसे वाले रहते हैं, और वो पैसे वाले की बात करेंगे। मैं तो कह रहे हैं ना, मैं तो यही कह रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जी या भाजपा सिर्फ पैसे वालों की राजनीति तो कर रही है, ये तो उसी का खिस्सा भर रही है ना गुजरात में, जो पैसे वाले हैं। कुछ जो है पैसे वाले ये पूरे गुजरात को चला रहे हैं और पूरे देश को चला रहे हैं। और उसके बाद में उन्होंने जाते जाते ये भी कह दिया कि भाजपा जीतेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। तब ये तो कहीं ना कहीं तो फिर ज्योति सिंह के ऊपर भी तो उंगली उठती है ना रवि भाई। भरत सिंह जी, कि जाते जाते अगर वो कह दिया हो, आप देख लीजिएगा, उन्होंने ये नहीं अपना कहा कि चैनल भाजपा जीतेगी तो अच्छा लगेगा। हाँ, देख हर लीजिएगा, हर देख आदमी लीजिएगा। के, हर इंसान के एक अपना ओपिनियन होता है, अपनी सोच होती है। तो opinion अगर तो उसको मैंने कह लगता दिया है ना, कि उनके वो हिसाब से opinion तो भारतीय बता रहे जनता ना पार्टी रवि सही है, वो वो तो रवि ठीक भाई है। बता रहे हम ना उस कि भाई बात वो पर नहीं कितना जाना भाजपा चाहेंगे को चाहते हैं। भरत सिंह जी, हम उस बात पर जाना नहीं चाहेंगे। हम जाना चाहेंगे गुजरात का मुद्दा, गुजरात की जनता, गुजरात में जो आपने वादे किए, जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए, और एक पार्टी और, यानी कहा जाए इस बार गुजरात में जो मुकाबला है त्रिकोणी माना जाएगा। हाँ, टक्कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में हो सकती है। गुजरात की जनता आप में से किसी एक सत्ता पर बैठा सकती है, वो अलग बात है। लेकिन फिर हम वही, खेमचंद शर्मा जी, ये जो वादे हैं, ये जो घोषणा पत्र है, इसके पहले हिमाचल चुनाव था, आपके बड़े बड़े नेता वहां पहुंचे, आपने घोषणा पत्र हिमाचल की जनता से एक वादा किया। हिमाचल के तमाम सोलन से लेकर शिमला से लेकर तमाम जिलों को लेकर आपने तमाम जनता को लोक लुभावने वादों से बांध दिया। अब वो 8 तारीख को पता चलेगा कि क्या है हिमाचल का रंग और क्या है गुजरात का रंग। हम वहां नहीं आना चाहेंगे, लेकिन ये जो घोषणा पत्र आपने जारी किया है, अगर हम ये माने कि आपका ये घोषणा पत्र सही है, आप इस पर अमल करेंगे, आपकी पार्टी अमल करेंगी, आपके मुख्यमंत्री अमल करेंगे, तो कैसे बीच में हो जाता है कि आप मुख्यमंत्री ही चेंज कर देते हैं? पहली चीज। और दूसरी चीज, इस घोषणा पत्र को जनता के बीच में क्या आप ऐसा संदेश देकर विश्वास जताना चाहते हैं कि घोषणा पत्र, अगर बीजेपी की सरकार एक बार फिर बनती है, तो गुजरात की जनता का आज तक जैसे बीजेपी ने सेवा किया, चाहे मोरबी हादसे के जैसे हो, चाहे जैसे 70 साल से कांग्रेस ने देश की सेवा की, वैसे ही आप 27 साल से गुजरात की सेवा कर रहे हैं। खेमचंद शर्मा जी, आप 2-3 चीजों को मिक्स ना करें। कांग्रेस ने देश को लूटा, हमने सेवा की है, हमने गुजरात को अपलिफ्ट किया है, हमने गुजरात को डेवलप किया है, हमने एम्पावर किया है। इसीलिए लगातार गुजरात ने माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का साथ दिया है, भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया, अब भी देगी। हम गुजरात को उत्तम गुजरात बनाएंगे, फ्यूचरिस्टिक बनाएंगे, ताकि भविष्य में जो गुजरात का युवा है उसको काम मिल सके, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो सके, न्यू तकनीक और टेक्नोलॉजी का उपयोग गुजरात में हो सके, किसान एम्पावर हो सके। वो हम कहते हैं वो करते हैं और जरूर करेंगे। गुजरातियों को विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने कहा है, आदरणीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है, तो जरूर होगा। अब आप देखिए कांग्रेस के मित्र क्या नाप शनाप बातें कर रहे हैं। अरे पंजाब में कौन आ रहा? पंजाब में कांग्रेस आ रही, भारतीय जनता पार्टी नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी की तो वहां पे सरकार थी नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन वहां पे कमजोर था। हारती कांग्रेस है, पर कहते हैं देखिए मोदी जी हार गए। इनको ध्यान में नहीं रहता कि हम उत्तर प्रदेश में वापस आए, वहां पे इतिहास बनाए। इनको ध्यान में नहीं रहता उत्तराखंड में हम फिर वापस आए, हमने इतिहास बनाया। हम हिमाचल में भी वापसी करेंगे और गुजरात में भी वापसी करेंगे, क्योंकि हमारा नेतृत्व देश के लिए सोचता है, जनता के लिए सोचता है, जनमानस के लिए सोचता है, जनमानस के लिए सोचते हुए कार्य करता है। और कांग्रेस इसी डर्रे पे चलना चाहती है, चलती रहे। आप नकारात्मक राजनीति करते रहो, आप मोदी जी को गाली देते रहो, आप मोदी जी को बदनाम करते रहो, लेकिन गुजराती आपका साथ नहीं देंगे, वो मोदी जी का ही साथ देंगे, क्योंकि मोदी जी सेवा करते हैं। मोदी जी की जो क्रेडिबिलिटी है वो गुजरातियों के बीच में काम की वजह से है, ना कि प्रचार की वजह से। मैं आपको आश्वस्त कर दूं, गुजरात में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे तरीके से जीत रही है। कांग्रेस कोई भी ट्रिक अपना ले, इनका वहां पे कोई भी दाल गलने वाली नहीं है। सबसे बड़ी कमी है इसकी नकारात्मक राजनीति। ये नकारात्मक राजनीति को जब तक नहीं छोड़ेंगे तब तक इनका कोई भी कल्याण नहीं होगा। भरत सिंह जी, खेमचंद शर्मा जी ने आपको एक सुझाव दिया है कि नकारात्मक जो राजनीति आप करते इसे छोड़ दीजिए तो आपकी सरकार जरूर बनेगी। हम खेमचंद शर्मा जी ये मान लें कि आप जो सुझाव दे रहे हैं भरत सिंह जी को, कांग्रेस को, अगर उस पर ये अमल कर लें तो एक बार इनकी सरकार जरूर बनेगी। जी जी, अमल की बात अगर मैं कहूं रवि भाई, उसमें तो ब्रेक लगेगी। भरत
जी, मैं रवि भाई अम्बल की बात कहूं तो शायद आपको याद होगा कि बंगाल चुनाव के समय देश के प्रधानमंत्री जब वहां गए थे तो एक ब्रिज गिर गया था। और जब वो ब्रिज गिरा था तो उन्होंने ये कहा था कि दीदी ओ दीदी, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। तो क्या मैं देश के प्रधानमंत्री के मुंह से ये नहीं सुन सकते थे देश की जनता, या मैं और आप या खेमचंद शर्मा जी, कि जब मोरबी का कांड हुआ और 150 लोग मारे गए तो देश के प्रधानमंत्री आके अपने राज्य में कम से कम ये तो कह ही सकते थे ना कि पटेल पटेल ओ पटेल जी, ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। तब तो ये आपको तो दूसरे नजर से देखने लगे। और ये आप कहने की नकारात्मक की राजनीति, नकारात्मक की राजनीति कौन कर रहा है इस देश में? क्या हम कर रहे हैं कि भाजपा कर रही है? नकारात्मक का जवाब आपको दे दिया कि नकारात्मक की राजनीति कौन कर रहा है। देश के प्रधानमंत्री जाते हैं जब बंगाल में, तब उनको याद आता है कि ब्रिज गिरने के बाद घोटाला है। और जब उनके राज्य में, गृह राज्य में, जहां पे वो मुख्यमंत्री 2 बार रह चुके हैं, अब देश के प्रधानमंत्री हैं, और 150 लोग मारे जाते हैं, मोरबी का ब्रिज जब गिरता है, तब वो जो है हादसा लगता है आपको। तब वो ये नहीं लगता है कि यहाँ पे घोटाला हुआ है। और जबकि घोटाला हुआ है, एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को जो है आपने ठेका दिया था, और वहां पे जो है 5 रुपए की टिकट को 17 रुपए में बेचा जा रहा था। और आज तक एफआईआर में जो जो दोषी है उनका नाम आया ही नहीं है। आपने उसके अंदर जो वहां पे चौकीदार है उसका नाम जो है उस एफआईआर में दर्ज किया हुआ है। तो ये इनका चाल चरित्र और चेहरा दिखाता है बीजेपी का। मैं आपको बताऊं, अभी कल ही सीआर पाटिल, जो इनके जो है सीआर पाटिल जी हैं प्रदेश अध्यक्ष, उनके करीबी जिनका नाम अरविंद पटेल जी हैं, रवि भाई, 200 करोड़ के घोटाले में शामिल हैं। अब उनको जो है पुलिस में जब वो गए एफआईआर करवाना चाहे तो नहीं सुनी वहां की जो है सरकार, ना वहां की पुलिस, क्योंकि इनके लोग हैं। तब जो है वो व्यक्ति हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने जो है वो संज्ञान में लेते हुए वो कहा है कि एफआईआर दर्ज हो। और ये कहते हैं कि नहीं, हम एकदम साफ सुथरे हैं। विकास की गंगा जो बह रही है, इन्होंने जो घोषणा पत्र किया है और कहा कि हमारे यहाँ पे विकास की गंगा जो है बह रही है, गुजरात में विकास की गंगा तो नहीं बह रही थी, लेकिन मोरबी में विकास के नाम पे जो लाशें बह रही है वो पूरे गुजरात ने देखा है और पूरा हिंदुस्तान ने देखा है, भारत ने देखा है। तो ये कम से कम खेमचंद शर्मा जी हो या तो भाजपा है, जो भी है, उसके मुंह से ये अच्छा नहीं लगता है नकारात्मक और सकारात्मक की राजनीति क्या होता है। भरत सिंह जी हमारे पास समय कम है। भरत सिंह जी हमारे पास समय कम है, एक प्रश्न का उत्तर आप देते जाइए। बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, आपने भी उनके घोषणा पत्र में कितनी सुविधाएं गुजरात की जनता के लिए है, क्या क्या वो करेंगे, आपको पता है। एक प्रश्न बता दीजिए, इसका उत्तर दे दीजिए कि आप, कांग्रेस की सरकार अगर गुजरात में बनती है तो जनता के लिए, गुजरात की जनता के लिए, गरीब तबकों के लिए, आदिवासी समाज के लिए, पिछड़ों के लिए कांग्रेस क्या करने वाली है जिससे आप पर एक बार गुजरात की जनता विश्वास कर सके। देखिए, हमारे घोषणा पत्र में हमारे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी, हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने जो भी घोषणा पत्र में कहा गया है वो सारी चीज पूरा करेंगे। चाहे वो पुरानी पेंशन योजना हो गई, चाहे वो बेरोजगारों को रोजगार देने की बात हो गई, और जो रोजगार नहीं है उनको 3,000 रुपया प्रति महीना पेंशन दिया जाएगा। 500 रुपए में जो है वो गैस सिलेंडर दिया जाएगा। 3 लाख रुपया जो है वो किसानों का कर्ज माफ होगा। किसानों का 300 यूनिट जो बिजली बिल है वो माफ किया जाएगा। ये सारी जो घोषणाएं हमने अपने घोषणा पत्र में, जन घोषणा पत्र में दिया है, देखिएगा हमारी सरकार बनते ही पहले कैबिनेट की बैठक में इसे पास किया जाएगा। ये जुमलों की सरकार नहीं है, ये जनता की सरकार है, गरीबों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। और जो राहुल जी ने कहा था और नरेंद्र मोदी जी के ऊपर की भरत सिंह जी आपको रोकना चाहेंगे, हमारे पास समय कम है। भरत सिंह जी आपका, खेमचंद शर्मा जी आपका, आप दोनों लोग हमारे साथ जुड़े, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं आपको बता दें कि गुजरात के रण में लगातार राजनीति तेज है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी चुनावी जनसभाएं कर रही है और जनता को अपनी ओर आकर्षित करने की सोच जनता के बीच में डाल रही है। फिलहाल मुद्दा में हमारे साथ इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।